देखो साम्राज्य को उदय है ना, चैप्टर का नाम साम्राज्य क्या होते हैं? एम्पायर। एम्पायर मतलब होते हैं बड़े राजाओं के राज्य जिनका उदय होने वाला हो। उदय का मतलब क्या होता है? जो पूरे देश पर राज्य करने वाला हो। यहाँ से चलेंगे नीचे से, देखना। देखो भविष्य और ध्रुव अत्यंत आनंदनीय थे, यानी कि खुश थे। उन्होंने अभी अभी अपने नवीन यंत्र इतिहास को सक्रिय किया था, जो उन्हें अतीत में ले जाने वाला एक काल यंत्र था। अपने इतिहास के अध्याय से संग्रह कर उन्होंने अपनी प्रथम यात्रा के लिए पाटलिपुत्र का भ्रमण निश्चित किया। वे जानते थे कि नगर वहीं स्थित है। यह आधुनिक पटना है। क्या है? आधुनिक पटना। पटना के बारे में बात करेंगे, जो कि बिहार में है। कहाँ पे? बिहार में। महानगर की सीमा पर उतरते ही कुछ विस्मय से उन्होंने एक बालक को एक घुड़सवार से वार्तालाप करते हुए देखा। घुड़सवार जो घोड़े पे सवार होता है, वार्तालाप का मतलब होता है बातें करना, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य से देखना, या फिर ऐसे देखना मुंह फाड़ के। ठीक है। जो विचित्र वस्त्र में था। घुड़सवारों के चले जाने के बाद बालिका इनकी ओर मुड़ी और इन्होंने उसका नाम पूछा। मेरा नाम ईरा है, मैं कन्या दास की पुत्री हूँ, जो एक लाहार और पाटलिपुत्र में। उसका स्वागत है। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई ईरा। हमारे नाम भविष्य और ध्रुव है। धीरे बोलो। क्या तुम उन सैनिकों को देख सकते हो जो आगे बढ़ रहे हैं? वे पड़ोसी राज्य के विरुद्ध युद्ध लड़ने जा रहे हैं, जो हमें निरंतर संकट में डालते हैं। हमारे राजा जब तक संभव हो युद्ध से बचाते हैं, परंतु आवश्यकता होने पर अपनी प्रजा की रक्षा ही करते हैं। जिन तलवारों को यह सैनिक ले जा रहे हैं, उनमें से कई तलवारों को गढ़ने में मेरे पिता ने सहायता की है, और मेरे पिता का काका और मेरे काका का उन सैनिकों में एक है। मैं तो उन्हें विदा करने आई थी। मुझे नहीं ज्ञात कि वे कब लौटेंगे। वे तीनों उस सेतु की ओर देखते हैं जिससे होकर सैनिकों का एक विशाल समूह नगर से बाहर जा रहा था। कुछ सैनिक अश्वों पर सवार थे। किस पर सवार थे? अश्वों पर सवार थे, और सेना के प्रमुख हाथियों पर विराजमान थे। इसके पश्चात 3 बच्चे उसी सेतु नगर में प्रवेश करते हैं। यह किस प्रकार का सेतु है? भविष्य ने पूछा। क्या इसके नीचे नदी है? यह सेतु हमारी सुरक्षा करता है, ईरा ने समझाया। जब भी नगर पर आक्रमण का संकट हो, तब इसे ऊपर उठा लिया जाता है। यह नदी नहीं है, बल्कि एक गहरी खाई है। जब यह चल सेतु उठा लिया जाता है, तब दुर्ग तक पहुंचना अत्यंत कठिन होता है। क्या तुम दूर स्थित पर्वतों और वनों को देख सकते हो? यह हमें इमारतें, लकड़ियाँ, औषधियों और बहुमूल्य संसाधन प्रदान करते हैं। सेना के लिए हाथी भी वहीं से पकड़ जाते हैं और प्रशिक्षित किए जाते हैं। उस पर्वत पर वह खुला हुआ भाग क्या है? ध्रुव ने पूछा। वह एक गुफा है। हमारे राजा उसे भिक्षुओं के लिए बनवा रहे हैं। मुझे आशा है कि जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, तब वहाँ जाएंगे। भिक्षु मतलब भीख मांगने वाले। कौन होते हैं? भीख मांगने वाले। प्रस्थान का मतलब होता है आगे बढ़ना। यहाँ से पढ़ा रही हूँ बेटा, प्रस्थान। ठीक है। इसको कोष्टक वाले को मैंने नहीं पढ़ाया। से पूर्व आपको हमारा मुख्य बाजार का भ्रमण अवश्य करना चाहिए। हमारे महाराजा समस्त दिशाओं में आने वाले यात्रियों का स्वागत करते हैं। अतः यहाँ आपको चीन के रेशमी वस्त्र, दक्षिण भारत से आए मसाले, बहुमूल्य रत्न तथा विभिन्न क्षेत्रों के उत्तम वस्त्र सब कुछ मिलेगा। पाटलिपुत्र में कोई वस्तु दुर्लभ यानी कि कम नहीं है। वे लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? ध्रुव ने पूछा। वे सड़क पर कला दिखाने वाले नट हैं, एक्रोबेट हैं। यह लोग मानव स्तंभ बनाते हैं, गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं या लोक नाटक प्रस्तुत करते हैं, ताकि जन सामान्य का मनोरंजन हो सके। कभी कभी यह हमारे राज्य के समक्ष भी प्रदर्शन करते हैं। तुम्हारे महाराजा अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, भविष्य ने कहा। क्या वे केवल पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते हैं? आगे देखेंगे। तुम्हारे महाराज अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, भविष्य ने कहा। क्या वे केवल पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते हैं? उससे भी कहीं अधिक, ईरा ने उत्तर दिया। वे नगर से बाहर बहुत दूर तक एक व्यापक क्षेत्र पर शासन करते हैं। असंख्य ग्राम, नगर और जनपद उनके अधीन है। अधीन मतलब होता है गुलाम होना। क्या होना? गुलाम। मेरे काका ने मुझे बताया कि घोड़ों पर यात्रा करके राज्य की सीमा तक पहुंचने में लगभग 2 माह का समय लगता है। यह तो केवल एक राज्य से कहीं अधिक विशाल प्रतीत होता है। आप इसे क्या कहती हैं? इसे साम्राज्य कहा जाता है, ईरा ने गर्व से कहा। देखो, राज्य क्या होता है? छोटा। साम्राज्य क्या होता है? बड़ा, जिसे हम कहते हैं एम्पायर। क्या बोलते हैं? एम्पायर। अब देखेंगे साम्राज्य क्या है। एम्पायर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के एम्पीरियम शब्द से हुई, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। साम्राज्य अनेक छोटे छोटे राज्य तथा क्षेत्र का एक संघ होता है।
प्राय इन छोटे छोटे राज्यों को जीतकर उन पर शक्तिशाली शासन समूह शासन करते हैं। यद्यपि इन छोटे क्षेत्रों में अपने राजा होते हैं, किंतु वे सभी साम्राज्य के अधीन यानी कि नीचे होते हैं, छोटे होते हैं। सम्राट मतलब क्या होता है? बड़ा राजा अपनी राजधानी से सामान्यतः आर्थिक और प्रशासनिक, आर्थिक मतलब पैसे, प्रशासनिक मतलब जो जैसे सड़क नहीं बनी है, सड़क बनवानी, तो ये क्या था? प्रशासनिक कार्य था। दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संपूर्ण साम्राज्य का शासन चलता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सम्राट के लिए प्रयुक्त शब्द इस बात को स्पष्ट करते हैं, जैसे कि महाराज, जिसका अर्थ है सर्वोच्च शासक, अधिराज या अधिपति, या राजा अधिराज अर्थात राजाओं का भी राजा। भारतीय इतिहास साम्राज्य से परिपूर्ण रहा है। वे अस्तित्व में आए, विस्तृत हुए, कुछ समय तक बने रहे, फिर उनका पतन हुआ और अंततः वे लुप्त हो गए। वस्तुतः अंतिम साम्राज्य जिसने इस उपमहाद्वीप पर शासन किया। उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इसे बोलते हैं उपमहाद्वीप। क्या बोलते हैं उसे? उपमहाद्वीप। वह एक शताब्दी पूर्व तक अस्तित्व में रहा था, परंतु यह समय उस पर चर्चा करने का नहीं है। हम अतीत से आरंभ करते हैं, जिससे यह समझ सके कि प्राचीन काल में साम्राज्य किस प्रकार कार्य करते हैं और उन्होंने भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति को कितनी गहराई तक प्रभावित किया है। राजनीतिक मतलब जैसे पॉलिटिकल पावर जिसके पास होती है, नेता से संबंधित, ठीक है। आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित। सामाजिक मतलब समाज में जैसे क्या है? हिंदू धर्म को बढ़ावा देना, मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देना, ये सामाजिक था। सांस्कृतिक का मतलब क्या है? हम क्या खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सारी चीज़ें संस्कृति में आ जाती हैं। राज्य की विशेषताएं देखेंगे। अधीन राज्य, राजाओं पर नियंत्रण, साम्राज्य विस्तार या बहा आक्रमण से रक्षा हेतु सेना रखना, ठीक है। जो क्या होगा? नीचे वाले जो राजा थे और राजाओं के जो राजा थे बड़े वाले, इन सबके पास अपनी अपनी क्या होती हैं? सेनाएं होती हैं। शासन संचालन हेतु प्रशासनिक तंत्र का निर्माण, संचालन क्षेत्र के प्रबंधन, कर संग्रहालय, विधि व्यवस्था बनाए रखने इत्यादि के लिए आधिकारिक नियुक्ति करेंगे। विधि निर्माण, मुद्रा निर्गत, माप तौल की मानक प्रणाली की स्थापना तथा व्यापार का नियमन। पहले देखना है, देखो अगर नहीं समझ में आता है तो पूछा करो। इस वाले दूसरे पैराग्राफ में क्या है? इस वाले पैराग्राफ में पैसे इकट्ठे करना वगैरह, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है कि हम घर बनाएंगे और क्या करेंगे, उसके अलावा माप तौल देखेंगे, व्यापक नियमों का देखेंगे, उसके अलावा संसाधन, वन, कृषि और जनशक्ति का नियंत्रण देखेंगे। उसके बाद कला संस्कृति 5th में देखेंगे, कला संस्कृति, साहित्य, धर्म केंद्र को प्रोत्साहन। 6 में देखेंगे जो हमारा संचार है, बात करने का तरीका है, उन सारी चीज़ों को क्या करेंगे? हम सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। अब देखेंगे हम, देखो सामान्यतः सम्राट स्थानीय राजा प्रमुखों को अपने प्रति निष्ठा तथा भेंट के बदले अपने क्षेत्र का प्रशासन करने की अनुमति देते हैं। यानी कि सम्राट क्या करते हैं? छोटे राजाओं को क्या देते हैं? बहुत सारी अनुमतियां दे देते हैं, बहुत सारा काम करने को दे देते हैं। क्या करने को दे देते हैं? बहुत सारा काम करने। फिर उसके बाद देखेंगे प्रशिक्षित सेना पड़ोसी राज्य को जीतने, उन पर नियंत्रण स्थापित करने तथा साम्राज्य की सीमा की सुरक्षा करने हेतु भेजी जाती है। मतलब क्या किया जाता है? एक बड़ा राजा होता है, एक बड़ा राजा छोटे राजा के पास क्या भेजेगा? सेनाएं भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि वो उस राज्य को कर दे रहा है, राजा को क्या दे रहा है? पैसे दे रहा है। क्या दे रहा है? पैसे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल जैसे साम्राज्य की सीमा पर दुर्ग युक्त नगर बस्तियां निर्मित किए जाते हैं। और उसके बाद साम्राज्य मतलब जहाँ पे उसका राज्य होता है वहाँ पे क्या क्या बना लिए जाते हैं? घर बना लिए जाते हैं। साम्राज्य विस्तार हेतु कोई नए राज्य सर्वप्रथम अपने सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण कर उन्हें विजित करने का प्रयास करता है। उसके बाद क्या कहता है? शासक नदी तथा व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, क्योंकि इससे उन्हें मूल्यवान संसाधन क्या होते हैं? ऐसे सामान जिनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती है, पर अधिकार के साथ साथ व्यापार से कर राजस्व भी प्राप्त करता है। जब अनेक लघु राज्य में प्रभुत्व के लिए संघर्ष होता है, तब जिस राज्य के पास प्रबल सैन्य बल तथा अधिशेष संसाधन होते हैं वह अत्यंत सार्वभौमिक अधिपति होता है। यानी कि जिसके पास जैसे जमीन है, जल है, जायदाद है, तो वो क्या है? बहुत पैसे वाला है। क्या है? बहुत पैसे वाला। व्यापार और व्यापारिक मार्ग या तरह श्रेणियों की बात करें, दूरस्थ क्षेत्र क्या है? दूरस्थ क्षेत्र से सैन्य अभियान संचालित करना। दूर का अब देखो क्या है? दूरस्थ मतलब दूर के स्थान, सैन्य मतलब जिनके पास हथियार होते हैं, अभियान चलाना, संचालित करना पड़ता है। संचालित का मतलब चलाना।
जितना सरल प्रतीत होता है वास्तव में उतना सरल नहीं होता। एक सेना का संचालन अत्यंत व्यय साध होता है। व्यय साध मतलब बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। सैनिकों को भोजन, वस्त्र, शस्त्र तथा वेतन देने की आवश्यकता होती है। हाथी तथा घोड़ों का पालन पोषण करना पड़ता है। सड़कों तथा नौकाओं का निर्माण करना पड़ता है इत्यादि। इन सभी कार्यों को संपन्न करने हेतु पर्याप्त आर्थिक समर्थ श्रमिकों मतलब मजदूरों पर नियंत्रण तथा संसाधनों तक पहुँच आवश्यक होती है। अब हम यह समझ सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियाँ विशेषकर उत्पादन तथा व्यापार किसी साम्राज्य को बनाए रखने के लिए प्रजा की समृद्ध और जीवन की गुणवत्ता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह प्रत्येक सुशासन के चिंतक का विषय होना चाहिए। अतः संपूर्ण राज्य में तथा इसके बाहर भी व्यापारिक मार्ग की स्थापना नियंत्रण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की यात्रा तथा विविधता में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादकों की आय तथा शासकों के स्वराज्य में वृद्धि होती है। शासकों के स्वराज्य में, स्वराज्य का मतलब क्या होता है? पैसे में वृद्धि। आगे देखना क्या है। प्राचीन भारत के संदर्भ में विचार करें तो उस काल में व्यापार की प्रमुख वस्तुएं क्या हो रही होंगी। साहित्यिक ग्रंथ एवं पुरातात्विक उत्खननों के आधार पर ज्ञात होता है कि वस्त्र, सुगंधित पदार्थ, कृषि उत्पाद, रत्न, हस्तशिल्प की वस्तुएं, विविध पशु प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थी। यह व्यापारिक भारत तक सीमित नहीं था। अनेक भारतीय वस्तुएं स्थल मार्ग एवं जल मार्ग से दूरस्थ देशों तक जाती थी। अधिकांश स्थितियों में व्यापारी पृथक मतलब अलग रह करके अपना व्यापार नहीं करते थे। उन्होंने शीघ्र ही यह अनुभव किया कि सामूहिक रूप से कार्य करना अधिक लाभकारी होता है। और इसी श्रेणी का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक का विकास हुआ। श्रेणी व्यापारिक, शिल्पकार, साहूकार तथा कृषकों के प्रभावशाली संगठन होते थे। उपलब्ध ग्रामीण प्रमाणों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में एक प्रमुख होता था तथा कुछ कार्यकारी अधिकारी होते थे, जिसमें सभी प्रकार के नैतिक गुण अपेक्षित थे। अपेक्षित मतलब नहीं होना। दो कारणों से व्यापारी श्रेणी एक विशिष्ट संस्थान के रूप में मानी जाती थी। किसके? विशिष्ट संस्थान के रूप में। प्रथम वे ऐसे लोगों को एकत्रित करती थी जो परस्पर के प्रतिद्वंदी नहीं अपितु सहकर्मी बन जाते थे। उन्होंने यह समझ लिया कि संसाधन, बाजार की सूचनाएं, मांग, आपूर्ति की स्थिति, श्रमिक व्यवस्था आदि परस्पर साझाकरण सभी के लिए लाभकारी होता था। यानी कि चीज़ों को वो एक दूसरे के साथ क्या करते थे? बांटते थे। क्या करते थे? बांटते थे। क्या करते थे? बांटते थे। देखो बेटा इधर GR, इधर देखो बेटा G थे। द्वितीय जैसे कि प्राचीन ग्रंथों में कहा जाता है कि कृषक, व्यापारी, पशुपालन, साहूकार कौन होते हैं? पैसे देने वाले। शिल्पकार जो क्या करते हैं? मूर्ति वगैरह बनाने का काम करते थे। सभी अपने अपने वर्ग के हेतु नियम बनाने में स्वतंत्र थे। वो क्या करते थे? अपनी जाति के लिए, अपने लोगों के लिए नियम बनाते थे। दूसरे शब्दों में श्रेणियों को अपने आंतरिक नियमों का निर्णय करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी और राजा इसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे। उसके बाद श्रेणियाँ भारत के विशाल भूभाग पर विस्तृत थी और अनेक शताब्दियों तक विद्यमान रही थी। जब वे औपचारिक रूप से समाप्त हो गईं, तब भी वे भारतीय व्यापार और वाणिज्य मतलब पैसे के लेन देन से गतिविधियों को प्रभावित करती थी। और आज भी भारत के व्यापार और व्यवसाय में देखा जा सकता है कि यह संस्था भारतीय समाज के स्वसंगठित यानी कि खुद के संगठन से होने की अद्भुत क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्राचीन